था और हमने रिएक्ट की बेसिक ऐप को बनाना सीखा था। आज चूंकि कल रिकॉर्ड नहीं हो सका था तो आज मैं रिकॉर्डिंग ऑन की है, तो आज के बाद डेली क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी और आपको वो शेयर्ड फोल्डर भी मिल जाएगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख पाएंगे। उसके लिए मैं कल जो ऐप क्रिएट की थी उसे डिलीट करके दोबारा से ऐप बनाता हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए और हम डे 1 से जो है वो सारी रिकॉर्डिंग्स को मेंटेन करते रहें। ठीक है, मैं दोबारा से ओवरव्यू डिस्कस नहीं करूंगा, मन स्टैक क्या होता है, मन स्टैक क्यों होता है, मन स्टैक का स्कोप क्या है, वो सारी चीजें हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आई होप सो कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहले अगर किसी को कोई सवाल है तो वो डिस्कस कर ले, और अगर सवाल नहीं है तो स्ट्रेट अवे लेट मी गो टू द मंथ 16। सो मैंने कल ये टू डू ऐप क्रिएट की थी और मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से कंट्रोल डिलीट और आई एम डूइंग इट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। 2 मिनट लगेंगे दोबारा से रिएक्ट ऐप को सेटअप करने में। सबसे पहला काम जो आपको करना होता है मन स्टैक की एप्लीकेशन बनाने के लिए, हम थोड़ी देर के लिए मन को भूल जाते हैं और मन का एक पीस जो है रिएक्ट वाला पार्ट जिसको हमने फ्रंट एंड बनाना है, पहले हम उसको शुरू करते हैं। ज़ाहिर है जब वंस दैट गेट्स कंप्लीटेड एंड देन वी विल जंप बैक टू द बैक एंड पार्ट एंड डेटाबेस पार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के साथ। तो रिएक्ट की ऐप बनाने के लिए सबसे पहले रिकमेंडेड ये है कि आप एक नया फोल्डर बना लें। सो यू कैन नेम इट एज पर योर ऑन चॉइस, आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। तो मैं इसे नाम देता हूँ टू डू ऐप। और टू डू ऐप जरूरी नहीं है, आप किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। मैं सपोज चाहता हूँ कि पहले हम रिएक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बेसिक टू डू ऐप बनाते हैं। और टू डू ऐप का जिसे नहीं पता, सिंपल एक आपके पास जैसे वो नोटपैड होता है, आपने डेली जो काम करने होते हैं आप उस पर नोट करते हैं कि इतने बजे मैंने ये काम करना है, इतने बजे मैंने ये काम करना है, इतने बजे मैंने ये काम। तो यही काम हम क्या करेंगे, एक टू डू लिस्ट ऑनलाइन बनाएंगे जिसमें आप अपने डेली टास्क जो है उनको स्केड्यूल कर पाएंगे या उनका रिकॉर्ड रख पाएंगे। मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया। अब मैंने इस फोल्डर पे डबल क्लिक करके इसे ओपन किया और मैंने राइट क्लिक करके इसे ओपन विद कोड कर लिया। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हुई तो मुझे रोक लीजिएगा जहां पे आपको लगा कि थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात, आपके साथ ये जो टर्मिनल है ना, इसके साथ आपका बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है। पहली बात तो ये है कि ये फाइल एक्सप्लोरर, आप इसको एक्सपेंडर कोलैप कर सकते हैं, इसको आप फाइल एक्सप्लोरर बोल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जाएं, टर्मिनल पे जाएं, न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल है इसका वास्ता हमें बहुत ज्यादा पड़ेगा। मेरे पास चूंकि गिट एक सॉफ्टवेयर है, मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ, तो मेरे पास ये गिट बैश का टर्मिनल आ रहा है, बट आपके पास ये टर्मिनल इस तरह से आएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ब्लैक वाला। ठीक है, और CLS करके स्क्रीन क्लियर कर लें एंड दैट्स इट। सबसे पहले मुझे रिएक्ट की नई ऐप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कल जैसे मैंने किया था कि हम यहाँ पे लिखेंगे वीट। वीट बेसिकली एक टूल है जो हमें रिएक्ट ऐप बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है या हमारे प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग करता है। वीट के बहुत सारे काम है, कल मैंने कहा था वो मॉड्यूल बंडलिंग करता है, वो बंडलर है, वो सारा कुछ, वो सारे काम इसके हैं ही हैं। लेकिन अभी बिगिनर के लिए समझने के लिए इतना जरूरी है कि ये हमें प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग करके देता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है कि जो रिकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर है कि रिएक्ट की ऐप में कितने फोल्डर्स होने चाहिए, कितनी फाइल्स होनी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है एक बेसिक ऐप का, वो हमें खुद ब खुद बना के दे देता है वीट। ठीक है, तो इसे हम वो जो रिकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने और उसके अंदर जितनी फाइलें रिक्वायर्ड है वो क्रिएट करने के अमल को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग। प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग। तो वीट इज द टूल दैट एक्चुअली हेल्प्स अस स्कैफोल्ड आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप गेटिंग स्टार्टेड के पेज पे जाके ऑल द वे यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास npm नोड पैकेज मैनेजर एक उसके नीचे एक कमांड मिलेगी आपको। आप इस कमांड को सिंपली यहाँ से कॉपी करें और वापस आए अपने टर्मिनल में और यहाँ पे उस कमांड को पेस्ट कर दें, npm create वीट @latest। ठीक, सिंपली मैंने इसको एंटर किया तो ये मुझसे कुछ सवालात पूछेगा। पहले नंबर पे वो कहेगा कि आपने प्रोजेक्ट का नेम क्या देना है। अगर आप यहाँ पे कोई नया नेम देते हैं तो उस नाम से यहाँ पे एक और फोल्डर बन जाएगा, यानी टू डू के अंदर एक और फोल्डर और उसके अंदर प्रोजेक्ट बनेगा। तो मैं चाहता हूँ नया फोल्डर ना बने, मेरा प्रोजेक्ट इसी फोल्डर के अंदर डायरेक्टली क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, सिंपली डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर। जब भी कहीं डॉट लिखा हुआ देखें तो करंट फोल्डर, 2 दफा डॉट लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब करंट फोल्डर से पिछला फोल्डर। ठीक है, सो मैंने डॉट कहा तो मैंने कहा जी जो करंट फोल्डर है इसी को प्रोजेक्ट का फोल्डर समझो। उसके बाद वो पूछ रहा है पैकेज नेम, आप सिंपली जो नेम वो सजेस्ट करता है आप उसी को रहने दें और एंटर प्रेस कर दें। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप वीट को इस्तेमाल करते हुए किस लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो हमें किस में करना है, रिएक्ट में करना है। फिर ये पूछेगा आपको कौन सा टूल यूज करना है, तो आप जावास्क्रिप्ट प्लस SWC यूज करें। और उसके बाद वो मुझे कहेगा जी डन। ठीक है, और डन के बाद मुझे सजेशन दे रहा है कि नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि npm इंस्टॉल करें और npm रन डेव करें। अच्छा, पहले ये देख लें npm इंस्टॉल क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि हमने जो वेरी फर्स्ट कमांड कॉपी की है ना यहाँ से, उसके स्टार्ट में भी क्या लिखा हुआ है, npm लिखा हुआ है। जब ये करने के बाद
हम ये डन हो चुका है, तो उसके बाद भी क्या लिखा हुआ है, npm इंस्टॉल लिखा हुआ है। npm इंस्टॉल करने के बाद अगली कमांड जो हमें कहेगा वो भी कह रहा है npm। तो यार इस npm का रोला यहीं पे मुका चलते हैं, ये क्या भला है npm, ठीक है। बेसिकली npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। और नोड पैकेज मैनेजर का मतलब आप सिंपली यहाँ पे जाके गूगल पे लिखें npm, सिर्फ npm लिखें, ठीक है। ये आपको पहली वेबसाइट देगा इस तरह की, ये रेड कलर है उसके ऊपर n लिखा हुआ। आप इस वेबसाइट को खोल के यहाँ पे अंदर चले जाए। दिस इज बेसिकली npm। अब npm क्या भला है, देखिए रिएक्ट जो है ना एक लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी आपको हर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना यानी ये लाइब्रेरी लिमिटेड है। यानी हमने बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, अब मैं उनका नाम लूंगा तो आपको अभी फिलहाल तो समझ नहीं आएगी, जैसे राउटिंग करनी है, जैसे इंक्रिप्शन करनी है, बहुत सारे काम करने होते हैं हमें फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में। तो वो सारे के सारे काम रिएक्ट की लाइब्रेरी अकेली नहीं कर सकती, ठीक। तो उसके लिए हमें बहुत सारी एडिशनल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं। जिसको लाइब्रेरी का नहीं पता, वो उसको यूं समझ ले कि कलेक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन फंक्शंस, जो किसी बंदे ने पहले से लिख कर एक लाइब्रेरी बना दी है, और वो लाइब्रेरी कहीं पर रखी हुई है। तो आपको जब वो फंक्शनैलिटी चाहिए उस लाइब्रेरी से जाके वो ले लें। मिसाल दे लें, आप यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बुक्स पहले से खरीद के आपके लिए रखी गई होती हैं। जिस बंदे को बुक पढ़नी होती है वो क्या करता है, जाके पहले से जो लाइब्रेरी बनी हुई है वहां से बुक लेता है, और बुक लेके उसको कंज्यूम करता है या यूज करता है या पढ़ता है, जो भी उसके साथ R&D या रिसर्च करना है वो कर लेता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या है, set of large number of pre-available books that you can avail and use as per your convenience। तो यहां भी यही समझ लें कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है। जब भी मैं लाइब्रेरी का नाम लूंगा ना, आप कहेंगे लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन फंक्शंस, ठीक है। तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन प्लेस पे रख दिया है। वो जो सेंट्रल प्लेस है ना जहां पे बहुत सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीएम। तो आप कहेंगे एनपीएम एक रिपोजिटरी है, एक सेंट्रल हब है, एक सेंट्रल प्लेस है, जहां पे पूरी दुनिया के लोगों ने लाइब्रेरीज लिखकर वहां क्या की तो अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछे व्हाट इज एनपीएम, तो आप इतना जवाब दे दें, इट्स अ सेंट्रल रिपोजिटरी या सेंट्रल हब वेयर वी कैन फाइंड लार्ज नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। और ये हर लैंग्वेज की अपनी अपनी रिपोजिटरी होती है। जैसे पीएचपी है तो उसकी वो आर्टिजन है, जैसे पाइथन है तो उसका पिप है, जैसे फ्लटर है तो उसकी कोई अलग है, कॉटलिन है तो उसकी कोई अलग है लाइब्रेरीज। तो ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरीज एनपीएम पे होस्ट होती हैं। तो ये आपको बेसिक सा पता लग गया कि एनपीएम क्या होता है। तो जब मैंने लिखा ना एनपीएम क्रिएट वीट एट द रेट लिस्टेड, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, अपने सिस्टम पे वीट को इंस्टॉल कर रहा था। तो वो वीट को कहां से इंस्टॉल, वीट तो इंस्टॉल कर लिया हमने। तो अब ये इंस्टॉल इसलिए कह रहा है कि यार आपका जो वीट का प्रोजेक्ट बना है ना, ये जो पूरा फोल्डर बना है, इसको चलाने के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए। इसको चलाने के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए और उनको भी इंस्टॉल कर लो। लेकिन सवाल ये है कि मैंने इस दफा npm इंस्टॉल के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा। जैसे ऊपर लिखा था ना npm इंस्टॉल या npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, तो वो क्या करता है, वीट को डाउनलोड भी करता है, इंस्टॉल भी करता है। लेकिन इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। मैं क्या लिखूंगा, जो उसने रिकमेंड किया है कि आप जी npm इंस्टॉल करें। तो याद रखिएगा अगर आप सिर्फ npm इंस्टॉल लिखते हैं ना, तो ये npm इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट पूरे फोल्डर में एक फाइल को ढूंढता है, जिस फाइल का नाम है पैकेज डॉट जेसन। तो ये npm इंस्टॉल क्या करेगा, इस पूरे फाइल में ये हमेशा किस फाइल को ढूंढता है, पैकेज जेसन को। जब इसे पैकेज जेसन मिल जाती है, तो ये इस पैकेज जेसन में यहां पे जाके डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज, इन दोनों के अंदर देखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 और 2, 11। ये 11 लाइब्रेरीज हैं जो इसको चाहिए सक्सेसफुली रन होने के लिए, ठीक है। तो जब मैं npm इंस्टॉल करता हूं
कमांड प्रॉम्प्ट में, तो ये क्या करेगा, ये इन 11 लाइब्रेरीज पे जाएगा और उन 11 लाइब्रेरीज में से हर एक को जाके बारी बारी क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो जब भी npm इंस्टॉल है, बस इसको आज के बाद देखना भी नहीं है आपको, वैसे ही देख के डर लग रहा होगा कि यार ये क्या बुलाया, तो समझ नहीं आ रही, समझने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतनी बात याद रखें कि जब भी हम npm इंस्टॉल करते हैं तो ये कहां जाता है, कहां जाता है, पैकेज जेसन में। और क्या इंस्टॉल करता है, डिपेंडेंसीज। क्या इंस्टॉल करता है, डिपेंडेंसीज। और वो डिपेंडेंसीज कहां से लाके इंस्टॉल करता है, npm से। और मुझे क्या पता डिपेंडेंसी का नाम क्या है, तो ये भाईजान लिखा हुआ है, रिएक्ट एक डिपेंडेंसी है, रिएक्ट डॉम एक डिपेंडेंसी है, ये उनके वर्जन है, 19.1.0 वर्जन है। इसी तरह ये एक डिपेंडेंसी है। तो npm इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद जाएगा, सारे नाम खुद पढ़ेगा, कौन कौन सी डिपेंडेंसी मुझे चाहिए, और खुद इंस्टॉल कर देगा। आपका हेडेक ही नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि npm इंस्टॉल से क्या मुराद है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। सो चूंकि आप देखें वो टाइम ले रहा है, बिकॉज एक तो ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, दूसरा नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, अगर 3 4 5 6 इकट्ठी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट कैन टेक कपल ऑफ, मतलब यूजुअली ये आधा मिनट लेता है, 30 सेकंड या 20 सेकंड, बट अगर नेट स्लो हो तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले जाता है। जब ये सारा इंस्टॉल कर लेगा तो उसने देखें, उसने कहा जी कि एडेड 112 पैकेजेस। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितनी भी फाइलें, जितने भी पैकेजेस डाउनलोड करता है, उन्हें रखता कहां पे है, तो इस पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है। तो ये जितनी भी फाइलें डाउनलोड करता है उन सारों को कहां जाके रखता है, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में रखता है। पहली बात, npm इंस्टॉल क्या करता है, पैकेज जेसन में जाके देखता है, जितनी भी डिपेंडेंसीज लिखी होती हैं उन डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करता है। डाउनलोड करके दूसरी बात, स्टोर कहां पे करता है, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में करता है। बस अब उसके बाद वो कहता है जी कि 112 पैकेजेस ऐड हुए हैं और 13 पैकेज का उसने ऑडिट किया है, 30 सेकंड में ये काम हुआ है, 30 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग। अब आप कहेंगे यार ये जो एनपीएम है उस पे इतने लोगों ने इतनी मेहनत करके पैकेजेस रखे हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, उनको क्या फायदा पहुंचता है। तो ये देख रहे हैं क्या है, 30 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग। उनको बहुत सारे लोग फंड करते हैं। क्या करते हैं, फंड करते हैं, पैसे देते हैं उनकी मेहनत के, उनके काम के। तो अब जाहिर है यहाँ पे अगर कोई प्रोफेशनल बंदा यूज कर रहा होगा तो मे भी वो ज्यादा पैसे वाला हो, तो कहेगा यार लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, तो मैं भी ना उनको फंडिंग दे दूँ। डेफिनेटली दे विल कांटेक्ट विद देम एंड फंडिंग। खैर दैट्स इट। जीरो वल्नरेबिलिटीज का मतलब है कि कोई मसला नहीं आया, सब कुछ ओके हो गया। अब इसको आप दोबारा से स्क्रीन को क्लियर कर दें। अब आपने इस प्रोजेक्ट को चलाना है ताकि ब्राउजर पे मैं उसका क्या देख सकूं, आउटपुट देख सकूं। तो चलाने के लिए उसने क्या कहा था, npm run dev। क्या चलाना है, तो जो npm run dev है, ये कमांड क्या करती है, ये भी जाती है पैकेज जेसन में और ये देखती है स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखी हुई dev की कमांड को। तो जो मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, npm run और साथ में क्या लिखूंगा, dev। तो dev के सामने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करेगा बिहाइंड द सीन। तो अब ये वाली कमांड बेसिकली प्रोग्राम चलाती है npm run dev। तो अब आपको बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 कमांड याद रखने की जरूरत है, npm install और दूसरी npm run dev। इनके पीछे क्या चल रहा था वो मैंने ब्रीफ से बता दिया, लेकिन चूंकि ये बार बार डिस्कस होगा तो आपको याद हो जाएगा, खुद ही रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। अब ये मेरा प्रोग्राम जो है वो चल गया और चल के मुझे कह रहा है जी कि आप इस यूआरएल एड्रेस पे जाके इस अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, देयर ही गोस, दिस इज माय फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट। यहाँ तक हमने कल कर लिया बता। आज चूंकि हम साथ में रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी मेड श्योर कि हम वो काम दोबारा कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमने इस पोर्शन को देखना है कि ये जो पेज, फ्रंट पेज, पहला पेज हमारे सामने आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। तो हम वापस जाएंगे और यहाँ पे आके लेफ्ट साइड पे आपने बाकी किसी फोल्डर को नहीं छेड़ना, किसी फाइल को नहीं छेड़ना। एक तो पैकेज जेसन आपने इसका तारुफ देख लिया, बाकियों की देखने की जरूरत नहीं है। आपने स्ट्रेट अवे जाना है किसमें, सोर्स में। और सोर्स में सबसे पहली फाइल जो है वो देखनी है आपने app.jsx। आपने इसको ओपन करना है। अगर आप यहां पे आए ना ब्राउजर में आउटपुट पे, तो ये खुद भी बता रहा है एडिट source/app.jsx। वो खुद बता रहा है कि किस फाइल को एडिट करें, किस फाइल को एडिट करें, सोर्स फोल्डर के अंदर जाके app.jsx एंड सेव टू टेस्ट HMR हॉट मॉड्यूल रीलोड होता है, इसको अभी जाने दे क्या होता है, इसको छोड़ दे।
तो कह रहा है कि आप किस फाइल को एडिट करें, सोर्स के फोल्डर के अंदर जाएं और app.jsx। तो मैं यहाँ पे आया सोर्स के फोल्डर में, और सोर्स के फोल्डर के अंदर मुझे कौन सी फाइल मिली, app.jsx, और इसके अंदर मैंने यहां से चेंज करना है सारा कुछ। तो आप इसके अंदर आके सारा कुछ छोड़ दें और यहाँ पे स्ट्रेट अवे जाएं और सारा कुछ डिलीट कर दें। ठीक, मैंने जस्ट डिलीट करके Ctrl+S सेव किया, वापस ब्राउजर पे आया, नथिंग इज इन हियर, सब कुछ खाली पड़ा हुआ। ठीक, अब मैं यहाँ पे HTML बेसिक सबको आती है, मैं यहाँ पे सिंपली H1 लिखता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि हेलो माय ऐप, Ctrl+S से सेव करता हूँ और यहाँ पे आ गया हेलो माय ऐप, व्हाटएवर आई हैव रिटन। तो जो भी मैं वहां लिखूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने पहली वेबसाइट बना ली है रिएक्ट के अंदर। कितना आसान है ना, एडा भी सौखा नहीं। बहरहाल दैट्स आवर फर्स्ट वेबसाइट। बहरहाल वापस जाते हैं और हम जरा इसका ऑपरेशन करते हैं कि इसमें ये फंक्शन क्या भला है, ये जो चीजें हमने यूज नहीं करनी वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स डिलीट एवरीथिंग दैट इज नॉट राइटली इन यूज, और मैं ये भी यूज नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ ये रखता हूं। अब जरा इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं कि ये क्या चीज लिखी हुई है। आप में से कितने लोगों को पता है कि फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? व्हाट इज अ फंक्शन? कितने लोगों को पता है? किसी को भी नहीं पता? फंक्शन का किसी को भी नहीं पता है ना? अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई झिझकने शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं पता तो नहीं पता, दैट्स इट, बोल दे। मैं ताकि ना असल में पूछ सवाल इसलिए रहा हूँ कि इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं उस हिसाब से फिर वहां से स्टार्ट लूँ। अगर फंक्शन नहीं पता तो आई नीड टू गो डाउन एंड डिस्कस द फंक्शन फर्स्ट एंड देन आई विल कम बैक टू दिस, क्योंकि यहाँ पे पहला लफ्ज ही क्या लिखा हुआ है, फंक्शन। तो भाईजान जब फंक्शन ही नहीं पता तो फिर आगे तो बात ही नहीं चल सकती ना। समझ आ गई बात? तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको नहीं पता फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। थोड़ी देर के लिए मैं इस फाइल को यहाँ पे बंद करता हूँ या मिनिमाइज करता हूँ और मैं वापस चलता हूँ, बहुत पीछे चलता हूँ और एक छोटा सा HTML का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। और इस HTML में, अच्छा कितने लोगों को सिंपल HTML आती है? HTML CSS बेसिक सी, बिल्कुल बेसिक सी, मतलब पता है कि HTML क्या होता है और टैग्स क्या होते हैं? हाथ खड़ा कर लें जरा सारे, 1 2 3, बस, बाकियों को नहीं आती? आप, आज पहला दिन आपका, क्या नाम है आपका? शाहमीर, क्या करते हैं आप? नहीं मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा कंटिन्यू, ग्रेजुएशन किस चीज में? BSIT में? कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा वर्चुअल से, ठीक, ठीक हो। तो भाइयों, पहले मैं क्या करता हूँ, आपको रिएक्ट से पहले थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ और 1 2 दिन में थोड़ी सी बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम वापस इसी फोल्डर स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे जो हमने आज ड्रॉ किया है, ताकि हमारा एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट बन जाए, एक ग्राउंड सेट हो जाए, सारे एक सेम लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, सो मैं इसको कर देता हूँ बंद, वापस आ जाएंगे, ये फोल्डर हमारा क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मन से भी बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना के मैं इसे नाम दे देता हूँ वेब। इस फोल्डर को मैं ओपन करके VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ और VS कोड के अंदर ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल लिखता हूँ जिसको मैंने कहा है जी index.html। लैंग्वेज में बनाते हैं HTML एक लैंग्वेज का नाम है, और HTML लैंग्वेज लिखते कहाँ पे है? सिंपल ऐसे ही एक नई फाइल क्रिएट की और उस नई फाइल को क्रिएट करने के बाद उसको नाम क्या दिया? HTML। HTML की फाइल ब्राउजर में ओपन होती है, यानी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं या वेब पेजेस होते हैं, उन वेब पेजेस के लिए जो आपको कोडिंग रिक्वायर्ड होती है वो आप किस में लिखते हैं? HTML में लिखते हैं। अब यहाँ पे आए और यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप यूं बना लें या यूं बना लें कि कोई भी HTML की वेबसाइट है वो हमेशा स्टार्ट होती है इन सिंबल्स के साथ। ठीक है, ये हमारा रूट, कोई भी लफ्ज जो आप इन एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं उसे हम टैग बोलते हैं। और HTML में बेसिकली ह्यूज नंबर ऑफ टैग्स हैं, ह्यूज का मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज भी नहीं है, 20 30 टैग्स हैं टोटल, जिनको हम मिला के पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अंदर आपके पास 2 टैग्स होते हैं, एक होता है हेड का टैग
और दूसरा होता है बॉडी का टैग। ठीक होगी बात। अब इस बॉडी के टैग के अंदर आपके पास बुनियादी तौर पे बहुत सारे और टैग्स हो सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इसी हालत में इसको मिनिमाइज करूं और इस वेबसाइट को यहाँ पे आके देखूं, जिस फोल्डर में मैंने क्रिएट किया था पेज, डबल क्लिक करके ब्राउजर में ओपन करूं, तो ये मेरे ब्राउजर पे एक वेबसाइट बन गई है, लेकिन बिल्कुल खाली वेबसाइट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब आपने देखा होगा कि रियल टाइम में एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे बहुत सारी टाइप की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इमेजेस होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, लिस्ट होती हैं, टेबल्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। हर तरह की इंफॉर्मेशन को हम एक टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे हेडिंग लिखने के लिए आप क्या लिखते हैं? H1 लिखते हैं। आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये एक हेडिंग बन गई है। ठीक है, H1 में जो कुछ भी लिखेंगे वो हेडिंग बन गई है। इसी तरह अगर आप सब हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग्स अवेलेबल होती हैं, H1 से लेके H6 तक। तो मैं कहता हूँ जी H या टेस्ट 1 इसको लिख देता हूँ। तो अब देख लें कि टेस्ट एक बड़ी हेडिंग है, टेस्ट 1 उससे कंपैरेटिवली छोटी हेडिंग है। इसी तरह H3, H4, H5 और H6, तो इनको हम क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। इसी तरह आपके पास एक पैराग्राफ लिखना है, कोई यानी लंबा सा टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं यहाँ लॉरम इप्सम लिख दूं, तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है? पैराग्राफ कहलाता है। इसी तरह अगर मैं लिंक बनाना हो तो मैं एंकर टैग लिखता हूँ, और एंकर टैग में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लॉरम इप्सम 3। तो लिंक बनाने के लिए मुझे, यानी मैं अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्लिकेबल टेक्स्ट हो जाएगा। इस पर कुछ ओपन नहीं होगा। जब मैं यहाँ पे कुछ दे दूंगा तो डेफिनेटली कोई एड्रेस दे दूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और लिस्ट का मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप बुलेट्स की फॉर्म में दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे लॉरम है, मिसाल के तौर पे मैं इसे 3 देता हूँ और 4 लिस्ट आइटम्स दे दें, तो ये यूएल के अंदर लिखेंगे तो ये यू बुलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसके यूएल को ओएल में बदल देंगे, यानी मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ और यूएल को ओएल में बदल देंगे, तो ये कहलाएगा जी बेसिकली आपका ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाएगा। ठीक होगी बात। एक बात मैं आपको फ्री ऑफर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत स्पीड से ये वेब पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा ये टॉपिक वेब पढ़ाना नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो वेब से अगला काम है। रिएक्ट एक एडवांस कोर्स है। तो आप में से जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये चाहते हैं कि वो HTML को डेप्थ में समझें, ये तो आप करेंगे ही करेंगे, तो इसके बाद वाली क्लास में आप यहीं बैठ रहे हैं। इसके बाद वाली क्लास जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें क्या डिस्कस होता है? सिर्फ फ्रंट एंड HTML CSS जावा। बात समझ आ गई है? तो ये उन लोगों के लिए सहूलत है कि जिन लोगों ने पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं किया हुआ और वो डायरेक्ट मन स्टैक करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि हम HTML CSS उधर डिस्कस कर लिया करेंगे और रिएक्ट पार्ट इधर, ताकि हम इसको HTML का कोर्स ना बना ले। तो आज तो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, तो मतलब जाहिर है मुझे पहले आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी बेसिक चाहिए, थोड़ी सी HTML की बेसिक चाहिए, तब मैं जाके फंक्शन से स्टार्ट कर लूंगा। तो मेक श्योर कि आपको ये बेसिक्स आती हों, और अगर नहीं आती तो फील फ्री टू सिट इन माय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाहर बताने की जरूरत नहीं है, बता वो रोक लेंगे आपको। ठीक है ना? तो ये बेसिक टैग्स होते हैं हमारे। अब बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जावास्क्रिप्ट में डिस्कस होता है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे और टैग्स होते हैं। फिर हम CSS अप्लाई करते हैं, CSS डेकोरेशन या स्टाइलिंग के लिए अप्लाई होती है, वो मैंने बता दिया आपको। अगली क्लास में बैठेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ मैं मिस मैच नहीं करना चाह रहा ना। यहाँ कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखी हुई है, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है और मुझे पता है वो एक्सपर्ट है। खड़े जैसे ये बच्चा है साथ। तो अब एक बच्चे को आती है, वो उस फ्रंट एंड की पीक पे पहुंचा हुआ है, उसकी मौजूदगी में पढ़ाना शुरू कर दूं, वो बैठ के मेरी शक्ल देखता रहेगा। मैं इधर मंच तक आया हूं, इन्होंने HTML शुरू कर दी। अजीब मखलूक है। तो इसलिए ताकि सारे बैलेंस रहें, किसी के साथ ज्यादती ना हो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट में जाएंगे। अच्छा, अब जब आप HTML करते हैं तो HTML के अंदर ये HTML जो होती है ना, ये स्टैटिक साइट होती है। स्टैटिक का मतलब है कि इसमें किसी किस्म की इंटरेक्टिविटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे इंटरेक्टिव से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे कोई बटन बनाता हूँ और मैं इस बटन पे कहता हूँ जी कि ऐड न्यू यूजर या कुछ भी। तो अब मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि यार कोई फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म होनी चाहिए, कोई डायनामिक्स भी होनी चाहिए। सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अखबार की तरह एक पर्चा न्यूज़पेपर सामने नहीं होना चाहिए। तो किसी भी वेबसाइट में जब आपने इंटरेक्टिविटी ऐड करनी है, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो वो HTML में ऐड नहीं हो सकती। उसके लिए आपको एक और लैंग्वेज चाहिए होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और यहीं से वहां वो जावास्क्रिप्ट की इब्तदा होती है, जो हम मन स्टैक, पूरी मन स्टैक में क्या पढ़ेंगे, फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस में भी जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरीली जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, या जावास्क्रिप्ट का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किसी वेब पेज पे आप क्या ऐड करें, इंटरैक्टिविटी ऐड करें। क्या ऐड करें? इंटरैक्टिविटी से क्या मुराद है, जरा देख लें। ये मेरी गूगल की वेबसाइट है जिसपे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। इसमें इंटरैक्टिविटी देखिएगा क्या होता है। आई क्लिक्ड इट, क्लिक पे ये पॉपअप ओपन हो गया, वापस क्लिक किया ये क्लोज हो गया, इस पे क्लिक किया ये हैंड रेज हो गया और इधर ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या है? इंटरैक्टिविटी है। इस पे मैंने क्लिक किया, ये एक ऑप्शन ऑन हो गया और ये इसने नीचे से उसको क्या कर दिया, बेसिकली कैप्शन लगाना शुरू कर दिए। ठीक है। और अगर मैं इसे दोबारा ऑफ करता हूं तो मेरे कैप्शन क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मैं इस पे हॉवर करता हूँ तो टूल टिप आ रहा है, इस पे हॉवर करता हूँ तो अलग से टूल टिप आ रहा है, इस पे हॉवर करता हूँ तो एक अलग से साइड पान ओपन हो रहा है, इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो रहा है। तो अगर आपने सिर्फ HTML में चीज बनाई है तो कहीं भी क्लिक पे कुछ किसी किस्म का बिहेवियर आप नहीं लगा सकते। तो ये बिहेवियर लगाने के लिए या वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। सेम इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज कोई और वेबसाइट भी देखें, जैसे मिसाल के तौर पे लिंक्डइन देख लें या आप फेसबुक देख लें, तो whenever and whatever you will be doing kind of like in terms of interaction, that would be called as, जैसे ये देखें पॉपअप ऑन है, इसे क्लिक किया क्लोज किया। अगर मेरा फेसबुक लॉगिन है तो मैं आपको बताता हूँ, जो आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो सारा का सारा क्या चल रहा होता है पीछे, जावास्क्रिप्ट चल रहा होता है। यानी जितनी भी इंटरेक्टिविटी है वो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड दिए बगैर क्लिक करूंगा तो ये मुझे वो रेड कलर के एरर दिखाएगा, व्हाट इज इट, दिस इज अगेन जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। तो आई होप के आई हैव कन्विंस्ड यू एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, बेसिक सा काम करता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सिंपली बॉटम पे आए और यहाँ पे लिखें स्क्रिप्ट। 3-4 तरीके होते हैं, आप अलग से फाइल भी बना सकते हैं, आप इनलाइन कोड भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। अगर मैं यहाँ पे लिखने से पहले ना इस बटन पे चाहता हूँ कि इसके क्लिक पे कोई काम हो, बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ऑन क्लिक, और इसे मैं लिखता हूँ जी अलर्ट, और इसको लिख देता हूँ जी लेट्स सपोज हेलो, हीलो या हेलो व्हाट्सएवर। और अब मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कैन यू सी इट इज डूइंग सम एक्शन, यानी मैं अब इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ और मुझे उसका क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ एक HTML का टैग है मार्की, और इस मार्की टैग को मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई लॉरम एप्सम टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, 12, और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ जी ये। अब ये टेक्स्ट यहाँ से जो है ना वो लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें जावास्क्रिप्ट पे कोई बिहेवियर चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी माउस इसके ऊपर ले जाऊँ तो ये रुक जाए, माउस वापस हटाऊं तो क्या हो जाए। तो इसका मतलब है ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई इंटरेक्टिव फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इस मार्की टैग में जाके लिखता हूँ ऑन माउस एंटर, तो लिख देता हूँ जी कि दिस डॉट स्टॉप। तो अब आप अगर जाके देखेंगे तो ये चल रहा है, मैं इसके ऊपर माउस लेके गया और रुक गया, वापस माउस हटाया तो वो अब चला नहीं है, वो वहीं रुका हुआ है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस वापस हटाऊं तो दोबारा चलना शुरू कर दे। ठीक है। या अक्सर आपने वो न्यूज की वेबसाइट पे इस तरह की फंक्शनलिटी देखी होगी। मैं कहूँ ऑन माउस लीव या ऑन माउस आउट, दोनों में से कोई एक होगा, दिस डॉट स्टार्ट लाइक दिस। तो अब अगर मैं जाके रिफ्रेश करना चाहूँ तो यहाँ पे जाके मैं इस पे हॉवर करूँ, रुक गया, वापस हटाऊं तो हट गया। तो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। बहुत सारी चीजें पहले से लिखी लिखाई पड़ी हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ लगानी है। तो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली इंटरेक्टिविटी एंड दिस इज व्हाट वी यूज फॉर जावास्क्रिप्ट। हॉवर करें, रुक गया, वापस आउट करें, चल पड़ा। ठीक। अब जो मैंने कहा ना जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज सिंपली अ लाइन ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। यानी जो मैंने लिखा ना कि दिस डॉट स्टॉप, तो ये स्टॉप बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। उस फंक्शन को मैंने कॉल किया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स होंगी, जो स्टेटमेंट्स क्या कर रही होंगी, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्टॉप कर रही हैं। इसी तरह ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन बेसिकली अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ टास्क। अब इसी तरह मैंने 2-3 फंक्शनैलिटीज लिख दी हैं और मैंने कहा जी कि एक तो ये होगी,
दूसरा ये होगा कि मैं जब इस पर क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए, सिर्फ अलर्ट शो कर दे, हेलो। अब मैं ये चाहता हूं कि ये अलर्ट ना शो करे, बल्कि मेरी मर्जी का कोई काम परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिखता हूँ, और फंक्शन लिखने का तरीका ये है सिंपली कि आप यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन टेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मिसाल के तौर पे दोबारा अलर्ट लिख देता हूँ, अलर्ट, और हाय आई एम लर्निंग जेएस। तो यहाँ पे आके अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, एज सच वही पुराना काम है, हेलो। क्यों? क्योंकि मैंने जहां पे ये जो फंक्शन बनाया ना टेस्ट, इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, बल्कि कॉल किसको कर रहा हूँ, अलर्ट को कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली टेस्ट, और यहाँ पे लिखूंगा ये। तो अब जरा देखें कि जब भी आप कोई भी नाम लिखें और साथ में फौरन पैरेंथेसिस लिखें, तो इसका मतलब है फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जिस फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन कहीं बना हुआ होना चाहिए। दो सूरतें होती हैं, या तो पहले से बिल्ट इन फंक्शन हो, जावास्क्रिप्ट वालों ने खुद बना के रखा हो, या मैं खुद अपना फंक्शन बना लूं। तो दिस इज द वे थ्रू विच आई एम डिफाइनिंग माई ऑन फंक्शन, और उस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ टेस्ट। अब जब मैं जाके इसे रिफ्रेश करूंगा तो आई विल बी हैविंग दिस, हाय आई एम लर्निंग जेएस। क्लियर? तो बुनियादी तौर पे अभी मैं जावास्क्रिप्ट सिखानी शुरू नहीं की, मैंने सिर्फ ये बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, एचटीएमएल क्या करती है, सिंपली वेब पेज का स्ट्रक्चर बिल्ड करती है, बीच में एक सीएसएस भी है, वो एचटीएमएल को डेकोरेट करती है, ज्यादा इंटरेक्टिव वे में प्रेजेंट करती है। और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसमें जान डालती है, एचटीएमएल के पेज में क्या डालती है, जान डालती है, ताकि आप क्लिक करें, कोई बिहेवियर चेंज करना चाहें, कोई किसी चीज को मूव अराउंड कराना चाहें वो। तो अब चूंकि मैं एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट दोनों के बारे में बता चुका हूं कि क्या करती है, तो अब मैं अगले कुछ 1 या 2 या 3 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। जब ये 4 या 5 चीजें डिस्कस हो जाएंगी, फिर मैं दोबारा रिएक्ट पे जंप करूंगा, जो हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया है टू डू ऐप का। इस पे एग्री है? इस पे किसी कोई कंसर्न, कोई इशू? कोई इशू नहीं ना? अगर जिनको थोड़ा बहुत आता है ना जावास्क्रिप्ट, वो प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, ताकि आपके बाकी लोग, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने पहले बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का हाव नहीं है, उनको अंदाजा हो जाएगा कि कैसी चीजें काम करती हैं। और एक बात, आपको थोड़ा सा अपने आप को ना पुश करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली जिनका बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मन स्टैक इज नॉट अ बेसिक कोर्स, इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट एडवांस्ड। ठीक है? तो अब के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ना ये HTML वाला पार्ट स्किप करूंगा, और सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। और जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग फाइल बनाऊंगा, और उस फाइल को मैं नाम दूंगा app.js। और मैं जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा वो किस में लिखूंगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। अब चूंकि ये जावास्क्रिप्ट चलती कहाँ पे है, ब्राउजर में। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कहाँ पे होती है, ब्राउजर में। तो मेरे लिए मजबूरी है कि मैं इसको, यानी app.js को यहाँ HTML की पेज में लिंक कर लूं। ठीक है? आप वैसे बड़े बोले हैं, और आप मुझसे सवाल नहीं पूछते। मैंने नोड जब कल पढ़ाया था, तो नोड के बारे में क्या कहा था कि नोड क्या बला है, नोड जेएस क्या बला है, रन टाइम एनवायरनमेंट है। 1 मिनट जरा, आप नहीं बोलेंगे प्लीज। नोड जेएस कोई और रन टाइम एनवायरनमेंट है, इन्होंने बता दिया। क्या फीचर है नोड जेएस का, प्राइमरीली क्या फीचर है? अच्छा, पीछे चलते हैं जरा। ये है, आज क्या तारीख है, 20 मई 2025। मैं अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज सपोज करें कि 2025 नहीं है, ये 20 मई 1995 है। क्या है? 20 मई 1995 है, और जावास्क्रिप्ट डिस्कवर हुई है, नई लैंग्वेज बनाई गई है। उस वक्त जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलती थी, ब्राउजर के अंदर। यानी ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी, यानी 1995 में, आपको पता है 93 94 या 95 में दुनिया में वेबसाइट्स नई नई आई थी, इंटरनेट नया नया आया था। तो लोगों ने जो वेबसाइट्स बनाई थी, वो कहाँ, वेबसाइट कहाँ चलती थी, वेब ब्राउजर में। उस वक्त नेटस्केप, सफारी था, या ये एजेस और ये क्रोम श्रोम, ये कुछ भी नहीं था।
नेटस्केप या था, या सफारी एक ब्राउजर था। तो वेबसाइट डिस्प्ले करने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? ब्राउजर इस्तेमाल होते थे। तो उन लोगों ने भी फील किया कि यार ब्राउजर पे ना सिर्फ और सिर्फ सुखी इन्फॉर्मेशन ही दिखती है, जैसे न्यूज़पेपर होता है कि वेबसाइट पे ऊपर से नीचे तक टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट के साथ ना इंटरेक्ट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। वेबसाइट ओपन की बस टेक्स्ट रीडिंग। आप अज्यूम करें कि आज फेसबुक अगर ऐसे हो कि वो आपको ना लाइक करने की इजाजत दे, ना पोस्ट करने की इजाजत दे, ना शेयर करने की इजाजत दे, बस जो मार्क जकरबर्ग उस पर लगा दे, छाप दे, आप सिर्फ पढ़ने की परमिशन हो, तो कोई यूज करेगा? ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू यूज इट। सिर्फ पुराने बूढ़े बाबे जिनको खबरें पढ़ने का शौक है वही ओपन करेंगे वेब को, और कोई ओपन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था वेब 1.0। ये दौर क्या था? वेब 1.0। वेब 1.0 का मतलब ये है कि जिसमें वन वे इंफॉर्मेशन की प्रोपगेशन होती थी, कि जो वेबसाइट ऑनर होता था वो सिंपली वेबसाइट पे टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, इमेज भी नहीं शो कर सकते थे आप वेबसाइट पे, वीडियो भी नहीं देख सकते थे आप, कोई फैसिलिटी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ क्या था वेब पे? टेक्सचुअल कंटेंट था, जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर। फिर आगे प्रोग्रेस होती गई, लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा बोरिंग सा काम है, ऐसा भी होना चाहिए कि जो बंदा वेब पेज पे आ रहा है वो वेब पेज पे अपना फीडबैक भी दे सके, लाइक या डिसलाइक भी कर सके, इंटरेक्शन भी दे सके। तो इसके लिए उन्हें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए थी। क्या चाहिए था? वेब ब्राउजर था, वेब ब्राउजर पे HTML की मदद से इंफॉर्मेशन भी पोस्ट होती थी, लेकिन यूजर उसके साथ इंटरेक्ट, मैं बार बार लफ्ज इंटरेक्ट बोल रहा हूं, इसकी मेरे ख्याल में समझ आ गई है आपको। तो फिर उन्होंने कहा यार कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज के साथ ब्राउजर में यूजर किसी बटन पे क्लिक करे तो नया पेज ओपन हो जाए, ये करे वो करे, सारा कुछ छोटी मोटी फंक्शनलिटीज। तो फिर उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई, 10 दिनों में ये लैंग्वेज बनी है, जिस लैंग्वेज को उन्होंने नाम दिया क्या? जावास्क्रिप्ट। क्या नाम दिया उन्होंने? ये लोगों को नहीं पता था कि फ्यूचर में इतनी मशहूर हो जाएगी, इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि पूरी दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज बन जाएगी। उन्होंने कहा बस थोड़ा बहुत जो इंटरेक्टिविटी के लिए क्लिक क्लुक कर ले, बंदा करके खुश हो जाए, दैट्स। तो ये जावास्क्रिप्ट उस वक्त बनी थी। तो उस वक्त ये जावास्क्रिप्ट को डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि ये कहां चलेगी? ब्राउजर के अंदर। जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को कौन एग्जीक्यूट करेगा? ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा। यानी उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बगैर एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, फिर 1996 आया, 97 आया, 98 आया, 99 आया, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पॉपुलर होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, करते करते 2011 पहुंच आया। 2011 में लोगों ने कहा, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट और बाकी लैंग्वेज, बाकी टेक्नोलॉजीज भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी, तो लोगों ने कहा यार कि अच्छा, अब बैकएंड लैंग्वेजेस बन चुकी थी, डेटाबेस आ चुका था, बहुत सारे फीचर, तो अब लोगों ने कहा यार हमें ना फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है इंटरेक्टिविटी के लिए ब्राउजर में, लेकिन बैकएंड पे सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए या सर्वर से डाटा वगैरह फेच करने के लिए बहुत सारी बैकएंड लैंग्वेजेस यूज होती थी। उस वक्त बहुत फेमस थी PHP। तो लोगों ने सोचा यार ये क्या बकवास है, फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज सीखो, बैक एंड के लिए अलग लैंग्वेज सीखो, फिर डेटाबेस के लिए अलग लैंग्वेज सीखो। डेटाबेस फेमस था उन दिनों MySQL। तो ये एक प्रॉब्लम था। ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, कहानी सुना रहा हूँ कि समझने में बहुत ज्यादा आसान होगा कि जावास्क्रिप्ट की एवोल्यूशन कैसे हुई और क्यों हम अब Node.js और ये बाकी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2011 तक लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए यार कि अगर एक बंदे को पूरी की पूरी वेबसाइट बनानी है, फुल स्टैक वेबसाइट बनानी है, तो पहले वो सीखेगा HTML CSS, फिर वो सीखेगा जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के इंटरेक्टिविटी के लिए, फिर वो सीखेगा बैकएंड की लैंग्वेज PHP, फिर वो सीखेगा डेटाबेस की लैंग्वेज MySQL। तो ये तो भाईजान जिंदगी सारी उसकी लैंग्वेजेस सीखने में ही गुजर जाएगी, वो फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन सकेगा। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, कंपनीज को फ्रंट एंड का डेवलपर अलग से हायर करना पड़ता था, बैकएंड का डेवलपर अलग से हायर करना पड़ता था, और डेटाबेस का डेवलपर अलग से हायर करना पड़ता था। तो कितने डेवलपर हायर करने पड़े को? 3। अगर एक बंदा 50,000 तनख्वाह लेता है तो आपको पूरी कंपनी का फुल स्टैक वेबसाइट बनाने के लिए एक 3 बंदों को हायर करेंगे, जिनकी पर मंथ तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख हो जाएगी। तो इसका मतलब है कॉस्ट भी बढ़ रही थी, लर्निंग कर्व थी बहुत ज्यादा थी, यानी बहुत मुश्किल था। तो जावास्क्रिप्ट वालों ने सोचा कि यार क्यों ना इस एक लैंग्वेज को इस काबिल बना दिया जाए कि इसी से फ्रंट एंड लिखा जाए, इसी से बैक एंड लिखा जाए, इसी से डेटाबेस लिखा जाए। तो क्या होगा? पैसों की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी, और एक ही बंदा तीनों टेक्नोलॉजी में इजीली ग्रिप कर सकता है। आपको अगर कोई कहे कि आप पश्तो, चाइनीज और इंग्लिश सीखें, वो ज्यादा आसान काम है, या कोई एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज बता दी जाए कि सिर्फ इंग्लिश सीख लें, इसी से पूरी दुनिया में आपका गुजारा चल जाएगा? विच वन इज इजियर? सिर्फ इंग्लिश सीख लें, एक ही लैंग्वेज, ठीक है, यही काम था कि आप PHP, MySQL और जावास्क्रिप्ट तीनों सीखें,
या कोई एक लैंग्वेज जो तीनों के काम कर ले वो सीख ले, दैट इज द जावास्क्रिप्ट। और ये कैसे मुमकिन हुआ? उनका सबसे पहला एजेंडा था कि आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को इस काबिल बनाएं कि वो बगैर ब्राउजर के चल सके। 2011 से पहले जावास्क्रिप्ट टाइटली बाउंड थी किसके साथ? कि इसने ब्राउजर पे ही चलना है, यानी इसको चलाने के लिए जरूरी है कि आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML में लिंक करें और फिर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाएं। समझ आई बात? अब हम आ गए हैं 2025 में। अब से पहले हम कहाँ एग्जिस्ट करते थे? 1995 में। अब हमें 2025 में, बीच में 2011 गुजर चुका है और 2011 में Node.js बनाया गया था। क्या बनाया गया था? और Node.js का प्राइमरी टास्क जो कल भी बताया था वो क्या है कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बगैर रन कर सकते हैं आप। जावास्क्रिप्ट के चलने के लिए जो ब्राउजर की डिपेंडेंसी थी वो बीच में से क्या हो गई है? एलिमिनेट हो गई है, खत्म हो गई है। तो अब जावास्क्रिप्ट के कोड को आप बगैर ब्राउजर के चला सकते हैं। तो चला के दिखाऊं? अब आप ब्राउजर वाला काम कर दें डिलीट। ब्राउजर पे कौन सी फाइल ओपन होती है भाई? HTML ना। तो मैंने HTML का कट्टा ही मुका दिया। मेरे पास अब सिर्फ कौन सी फाइल बची? जावास्क्रिप्ट। इसको मैं कहां चलाऊंगा? Node.js पे। कैसे चलाऊंगा? लेट्स सी। मैं दोबारा यहां पे आता हूं और मैं इसकी पहली टेस्टिंग स्टेटमेंट लिखता हूं, मिसाल के तौर पे console.log। अब मैं जब भी आपसे पूछूं ना भाई Node.js का प्राइमरी फीचर क्या है, तो Node.js रन टाइम एनवायरनमेंट तो है, जैसे सर ने बताया था, दैट्स फॉर श्योर। रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए आपको एक माहौल चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो कौन देता है? Node.js देता है। Node.js का सबसे बड़ा टास्क क्या था? कि इट कैन एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड विदाउट द ब्राउजर। ठीक, हाउ? ये एक जावास्क्रिप्ट की वैलिड स्टेटमेंट है console.log। मैंने इस पे लिखा हेलो और मैं अब चलाता हूं इसे ब्राउजर पे। तो ब्राउजर का तो मैंने HTML डिलीट कर दिया, तो मैं इसे Node.js पे चलाऊंगा। तो Node.js मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं टर्मिनल पे ओपन करता हूं। टर्मिनल को ओपन करके मैं यहां पे सिंपली लिखता हूं, स्क्रीन क्लियर करके, NODE, नोड, और नोड के आगे उस फाइल का नाम दे दें जो आप रन करना चाहते हैं। कौन सी है? app.js। एंड इफ आई हिट दैट इट स्ट्रेट अवे सेज हेलो, व्हिच इज दिस वन। इसका मतलब है नोड जब भी मैं लिखता हूं ना कमांड टर्मिनल पे, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम Node.js का वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसको सिग्नल भेज रहा है कि भाई अलर्ट हो जाओ, आगे जो फाइल नेम यूजर देगा उसको क्या करना है तुमने? एग्जीक्यूट करना है। तो दिस इज हाउ हमने जावास्क्रिप्ट को रन कर लिया बगैर ब्राउजर के। अब कहेंगे सर जी अभी तो एक जगह तुम टिकदा ही ना हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ याद सोचो कि जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होता है? ब्राउजर पे इंटरेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और अभी आपने ब्राउजर डिलीट कर दिया, कह रहे हैं जी ब्राउजर के बगैर जावास्क्रिप्ट को करेंगे, तो फिर मकसद क्या रह गया? जरा इस बात को सुनिएगा। जब Node.js आया तो Node.js का मतलब ये नहीं था कि ब्राउजर को रिप्लेस कर दो। Node.js का मतलब था कि ब्राउजर पे भी चलेगी जावास्क्रिप्ट, लेकिन ब्राउजर के बगैर भी चलेगी। तो ब्राउजर पे कैसे चलेगी वो तो बता चुका हूं आपको। अब ब्राउजर के बगैर कैसे चल रही है बता चुका हूं। तो फिर आप कहेंगे सर फायदा क्या? ब्राउजर पे चल रही थी तो हमें नया पंगा लेने की क्या जरूरत थी? तो उसका आंसर ये है कि मैंने क्या कहा था, फ्रंट एंड लैंग्वेज, ब्राउजर कहां होता है? आपकी मशीन में होता है, सर्वर पे ब्राउजर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा था, बैक एंड लिखने के लिए PHP या कोई और लैंग्वेज यूज हो रही थी। तो PHP क्यों यूज हो रही थी? क्योंकि सर्वर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट ही नहीं करता था। तो Node.js के आने के बाद जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये जो Node.js में हम कोड लिख रहे हैं ना, यहां पे वो कोड लिखेंगे जो कहां चलेगा? सर्वर पे चलेगा। और ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट का वो कोड लिखेंगे जिसने कहां पे चलना होगा? ब्राउजर पे चलना होगा। तो हम ये दोनों काम यूज करेंगे। वी विल रन द जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर एज वेल एज वी विल रन द जावास्क्रिप्ट इन द सर्वर। सर्वर का मतलब Node.js पे। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि क्यों जावास्क्रिप्ट और कहां जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट ऑन द ब्राउजर, जावास्क्रिप्ट विदाउट द ब्राउजर। तो विदाउट द ब्राउजर का मतलब जावास्क्रिप्ट Node.js पे चलेगी। यहां तक कोई मसला है तो बता दें। थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा हो गई है, पेश की माजरत। मैं थ्योरी के हक में नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैंने आप ही से पूछा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड खाली था तो मुझे लगा ये गैप फिल होना चाहिए। तो आज के बाद मैं ज्यादातर काम, जब तक मैं वापस रिएक्ट पे नहीं जाता 2-3 दिन 4 दिन, ज्यादातर काम कहां करूंगा? इसी काली स्क्रीन पे करूंगा। ठीक है, ताकि हम बेसिक्स डिस्कस कर लें। तो अब आ जाए जी जावास्क्रिप्ट के। सबसे पहली चीज ये console.log, ये एक स्टेटमेंट है
जो सिंपली आपके लॉग मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, कोई चीज टेस्ट करनी हो, कोई चीज आउटपुट दिखानी हो, तो आप क्या कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं? कंसोल डॉट लॉग। इस लॉग के अंदर आप सिंपल ये स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जिनको सिंगल कोट में, डबल कोट में या बैकटिक में रख दें, उसे हम स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरा है आई एम अ, तो स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? आई 1 स्पेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैरेक्टर्स हैं। तो ये क्या बन गई? एक स्ट्रिंग। तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को लिखते हैं या तो सिंगल कोट्स में, स्ट्रिंग को लिखते हैं या डबल कोट्स में, स्ट्रिंग को लिखते हैं या बैकटिक्स में। बैकटिक इस की को बोलते हैं, ये जो टैब के ऊपर होती है बिल्कुल, इसको बैकटिक बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग लिखने के कितने तरीके हैं? 3। ये पता लग गया स्ट्रिंग क्या होती है। ओके, स्ट्रिंग को अगर आउटपुट में दिखाना हो कंसोल पे, तो आप उस स्ट्रिंग को किधर लिखते हैं? कंसोल डॉट लॉग के अंदर। कंसोल डॉट, इस काली स्क्रीन को आप कंसोल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मैं सिंपली अगर ये वाली स्ट्रिंग बैकटिक में या सिंगल कोट में या डबल कोट में लिख कर यहां पे रखता हूं, तो आई विल बी हैविंग थिंग लाइक दिस, आई एम अ स्टूडेंट। इसके अलावा हमें अक्सर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट मोर और लेस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्टोर करने की या डेटा को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम नॉर्मली डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? प्रोग्रामिंग में हम डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? एक्चुअली हम डेटा स्टोर करते हैं रैम में, लेकिन रैम में किस शक्ल में डेटा स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पे अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं दो नंबर्स को कैसे ऐड करूंगा? पहले तो एक तरीका यह है कि डायरेक्टली आप कंसोल लॉग में बजाय स्ट्रिंग लिखने के ये लिख दें 56 प्लस 65 और अब इसको चला दें। चलाना कैसे है आपको पता है, नोड लिखें और नोड के बाद फाइल का नाम लिखें, तो ये आपको दोनों चीजों को एवेल्युएट करके देगा। इसका मतलब है कंसोल लॉग में अगर कोई स्ट्रेट अवे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो आंसर दे देगा एवेल्युएट करके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? 2 मिनट रुक जाए, अगली क्लास है आपकी, बस ये एंड होने वाली है। तो स्ट्रेट अवे एवेल्युएट करके आपको क्या दे देगा? आंसर दे देगा। अगर स्ट्रिंग लिखें तो स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूं कि मैं इन दोनों वेरिएबल्स को, इन दोनों वैल्यूज को कहीं स्टोर करता हूं। तो मैं यहां पे लेट सपोज लिखता हूं जी, लेट ए इक्वल्स टू 90। जब भी आप इस तरह की कोई चीज लिखे ना, लेट ए फॉर एग्जांपल, सिर्फ ये लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली जो डेटा स्टोर होता है ना, वो रैम में स्टोर होता है। और रैम क्या होती है? रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। हमेशा जब भी मैं रैम का नाम लूंगा, आपके जहन में ये इमेज आना चाहिए कि रैम क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। हर ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पे 0x111, इसको 0x, हर ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है। लेकिन एड्रेसेस को चूंकि याद रखना मुश्किल है, तो इसलिए जब हम प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज लेट के साथ लिखते हैं, लेट ए बी सी डी num1, कोई भी डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम लिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने मेमोरी में जाके एक ब्लॉक को रिजर्व कर लिया। क्या कर लिया? रिजर्व करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ इनके साथ ये सीट रखी हुई है और इस सीट पे अपनी किताब रख लेते हैं कि यार यहाँ मेरा दोस्त आके बैठेगा, यहाँ और कोई नहीं बैठ सकता, ये इस सीट पे नाम लिख देते हैं। तो ये रिजर्व करने का मतलब है। अब अगर मैं a इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू दे दूं, लेट a इक्वल्स टू 50, तो a का मतलब तो पता चल गया आपको कि मेमोरी का एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक को एक नाम दे दिया। तो 50 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू उठा के आपने उसके अंदर जाके रख दी। ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। तो जब भी आज के बाद मैं वेरिएबल बोलूंगा, तो वेरिएबल का मतलब आप क्या समझेंगे? नेम्ड मेमोरी लोकेशन इन द रैम। रैम के अंदर एक लोकेशन जिसको कोई नाम दिया गया और उसके अंदर आपने कोई वैल्यू सेव करनी है, दैट्स इट, यही वेरिएबल है। अब मैं सपोज करता हूं कि मैंने लिखा जी a इक्वल्स टू 78 और फिर मैंने लिखा जी कि b इक्वल्स टू 90। तो इसका मतलब है a मेमोरी में एक ब्लॉक है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? 78। b मेमोरी में एक दूसरा ब्लॉक है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? 90। तो अगर कंसोल लॉग में मैं करूं a प्लस बी,
तो कंसोल लॉग क्या करेगा, मेमोरी में जाके देखेगा ए नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं है। अगर उसे वेरिएबल मिलेगा तो उसके अंदर से वो वैल्यू उठा के ए में डाल देगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा, एरर दे देगा या अनडिफाइंड दे देगा। वो कहेगा जी यार ए तो डिफाइन ही नहीं किया आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये करूं, इधर ए है ही नहीं और अब ए प्लस बी करूं, तो ए पे क्या कहेगा, भाईजान ए तो है ही नहीं, कहां से लाऊं मैं। वो जाके मेमोरी ढूंढेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा तो एरर देगा, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं इस सूरत में दूं तो मुझे इतना लंबा चौड़ा सा एरर देख रहा है, लेकिन उस एरर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ए इज नॉट डिफाइंड। कहता है ए को आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो भाईजान, मैं तो ए को ढूंढ नहीं पा रहा मेमोरी में, मैंने पूरा जोर लगा, टिल लगा दी मैंने, मुझे नहीं मिला ये, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एरर। लेकिन अगर आप वापस ए को लें तो ये ए बेसिकली, ये ए को इधर नहीं देख रहा है, ये बेसिकली कहां देख रहा है, मेमोरी के अंदर देख रहा है। सो मैं यहाँ पे दोबारा से इसे क्लियर करूंगा, स्क्रीन को क्लियर करके दोबारा रन करूंगा, और अब इसने क्या कहा, ए को जाके देखा मेमोरी में, उसमें 78 पड़ा था, बी में देखा उसमें 90 पड़ा था, दोनों को ऐड करके उसमें शो कर दिया। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता लग गया, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, और वो डाटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। और मेमोरी में डेटा आरजी तौर पे स्टोर होता है, टेम्पररीली स्टोर होता है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद वो डाटा क्या हो जाता है, वहां से फ्लश हो जाता है, डिलीट हो जाता है। क्लियर है। अब ये तो हो गया एक वेरिएबल सेव करना। अब मैं मिसाल के तौर पे यूं भी कर सकता हूं कि लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर मैं यहाँ पे जाके कह दूं सी। तो इस काम में ये भी वही काम हो रहा है, सिर्फ एक स्टेप एडिशन कर दिया है। पहले एक वेरिएबल में एक वैल्यू रखो, दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू रखो, दोनों को ऐड करके रिजल्ट एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर दो, और उस वेरिएबल को जाके कर दो स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दो। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, और उसे कैसे आउटपुट पे रन करते हैं, और बेसिकली नोड जेएस की फाइल को रन कैसे करते हैं, ये सारी बात पता लगी है। ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है विदाउट ब्राउजर। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ रन कर रहे हैं हम, नोड जेएस के ऊपर, ठीक है। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर नहीं करनी होती, बल्कि हमें कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करनी होती है, ग्रुप ऑफ वैल्यू स्टोर करनी होती है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे अगर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे 10, लेट सपोज मुझे स्टोर करने हैं स्टूडेंट के मार्क्स, तो मार्क्स एक स्टूडेंट के नहीं 10 स्टूडेंट के स्टोर करने हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज इकट्ठी दे दें, तो वो तरीका है ये स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी कुछ लिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अरे बोलेंगे, ठीक है। तो इस अरे में आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे 2 है, दिस है, दिस है, फिर दिस है, दिस है, दिस है, दिस है। तो जब भी कोई भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अरे बोलेंगे। ये सिर्फ नंबर जरूरी नहीं है नंबर ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ स्ट्रिंग भी हो सकती है। मैं कहता हूँ जी अली, मैं कह सकता हूँ जी के हसन, मैं कह सकता हूँ जी लेट्स सी अहमद, और बहुत सारी चीजें। इस अरे को अगर मैं एज इट इज प्रिंट कराऊंगा तो ये पूरी की पूरी कलेक्शन मेरे पास एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अली, हसन और अहमद, ठीक है। अब मुझे ये सारी अरे प्रिंट नहीं करानी, मिसाल के तौर पे इनमें से कोई एक वैल्यू प्रिंट करानी है इस पूरी अरे में से। तो याद रखिएगा जब भी हम अरे की बात करते हैं तो अरे के अंदर जितनी भी आइटम्स होते हैं, हर आइटम को एक यूनिक पोजीशन दी दी जाती है, खुद दे दी जाती है। यानी कंप्यूटर या जावास्क्रिप्ट खुद अरे के हर एलिमेंट को एक यूनिक पोजीशन असाइन करता है। यूनिक पोजीशन का मतलब क्या है कि अरे में जो पहला एलिमेंट होगा उसको 0 पोजीशन मिलेगी, और ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 1 से नहीं स्टार्ट होगी। जो दूसरा एलिमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे होगा। जो तीसरा एलिमेंट होगा वो किस पोजीशन पे होगा। ये जो पोजीशन है ना अरे के हर एलिमेंट की, उसे हम कहते हैं अरे का इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसे। तो अगर मुझे हसन प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, अरे का नाम लिखूंगा मार्क्स, और इसके साथ उसका इंडेक्स लिख दूंगा। और इंडेक्स लिखने का तरीका ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट डालें और साथ में नंबर लिख दें। तो इसका मतलब है अली की पोजीशन क्या है, मार्क्स ऑफ 0। हसन की पोजीशन क्या है, मार्क्स ऑफ 1। तो मार्क्स ऑफ 2 मैंने लिखा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, अहमद प्रिंट करेगा। तो ये तरीका है कि आप किसी अरे के एक एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करें। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, अली प्रिंट होना चाहिए। अगर मुझे हसन प्रिंट कराना तो क्या करूं, 1 प्रिंट कर दूं। अगर आपको ये एरर आए कहीं भी कभी भी, तो आप एटलीस्ट एरर को एक दफा पढ़ जरूर लें कि ये एरर आ क्या रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लें, यार किधर गया, कैनॉट फाइंड मॉड्यूल दिस दिस दिस। तो इसका मतलब है वो कह रहा है जी कि मैं किस फाइल को रन करने की कोशिश करूं, app.js
.jscls, इसका मतलब मैं जो कमांड दे रहा हूँ ना चलाने के लिए, वो कमांड ही गलत है। तो जब भी एरर आए तो अन्य मतलब तुक्के नहीं लगाने, आपने एक दफा एरर को पढ़ना जरूर है। तो इस तरह एरर्स को पढ़ेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं नोड app.jscls, ये तो वैलिड कमांड ही नहीं है। तो मुझे एंड पे गलती से जो एम्बेड कर दिया इसको हटा दूंगा, एंड देन इट वुड बी रनिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? वेरिएबल क्या होता है और अरे क्या होती है? सिंपल, अरे भी वेरिएबल ही होता है, लेकिन फर्क क्या है, वेरिएबल में सिंगल वैल्यू आती है और अरे में कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आ सकती है। वो कलेक्शन ऑफ नंबर भी आ सकते हैं, वो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग भी आ सकता है, वो कलेक्शन ऑफ बुलियन आ सकती है। बुलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स वैल्यू, या ट्रू या फॉल्स सिर्फ। मेरे ख्याल में इतना बहुत है आज के लिए। मैं जानबूझ के थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हूँ जावास्क्रिप्ट की बेसिक डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमने पहले 3-4 दिन में ये डिस्कस करनी है और हमने एक्चुअल उस पोजीशन पे जाना है। तो इसमें अगर आपको कोई मसला है तो मुझे बता दें, और अगर मसला नहीं तो प्लीज घर जाके Node.js इंस्टॉल करें। और इसी तरह जैसे मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को Node.js पे रन कर रहा हूँ, आप भी इसे Node.js पे रन करके इसके बेसिक चीजों से फेमिलियरिटी हाथ मैले करें अपने। कल हम लूप्स को डिस्कस करेंगे और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो मे बी देन वी शुड बी इन अ पोजिशन टू गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट वेयर वी आर इन द रिएक्ट। तो ज्यादा फास्ट तो नहीं था आज का लेक्चर आपके लिए, स्पेशली आज पहला दिन है। इजी था ना? ग्रैब कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट? मतलब ग्रैब कर पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? आपने पहले आईसीएस किया है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है या नहीं? पहले कोई भी नहीं पढ़ी? मैट्रिक कंप्यूटर में किया है या बायो में? और एफएससी कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर में तो फिर है ना सी या C++ लैंग्वेज, वो नहीं पढ़ी? तो थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा ना फिर। तो ये जावास्क्रिप्ट यूं समझें कि C++ की बहन है। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो आपका एक ग्रुप बन चुका होगा, रिसेप्शन से जाके चेक कर लीजिएगा। मुझे उस ग्रुप में वो ऐड कर देंगी तो मैं रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो उस ग्रुप में भेज दिया करूंगा, या